सही। तो अब आते हैं हमारी स्पेशलिटी, जैसे कि आपको पता है इनफर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में हार्मोनल इम्बैलेंस। सर इस पे कुछ रोशनी डालें कि इसका क्या रोल है? मुझे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप महंगे टेस्ट करवाती हैं। तो आपको पता है हार्मोन की सेंसिटिविटी टेस्ट तो वाकई महंगे होते हैं, लेकिन उसमें अवकाश पता चल बिल्कुल। जाती है। तो आप क्या इस पे एक्सप्लेन कह लें करेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस? हमारा जो जनूबी पंजाब है काफ़ी हद तक यहाँ पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं। जी लेकिन बात ये है कि अगर वो टेस्ट करवा के बीमारी को डिग आउट कर लें ना, तो वो बहुत बड़ी नेमत है। तो बिल्कुल। मेल और फीमेल में जो इनफर्टिलिटी की वजूहात हैं, काफ़ी सारी वास्ट कैटेगरी है। उस जी फीमेल बिल्कुल। में खास तौर पे जो एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं, जैसे आप कहते हैं कि 25 से 35 दिन का एक नॉर्मल साइकिल है, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है 35 से जिनके बढ़ जाते हैं, जैसे लेगोमेनोरा के साथ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, या कुछ को साइकिल शुरू में आया, बाद में आया नहीं, सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ आ रहे होते हैं। इनमें कुछ हार्मोनल टेस्ट परफ़ॉर्म करके डिग आउट करना होता है कि बीमारी कहाँ लाई कर रही है। क्योंकि इनफर्टिलिटी में फीमेल में ज़्यादातर ओवुलेशन का इश्यू हो रहा होता है, ओवरीज़ बिल्कुल के मसाइल कह लें, या फिर जी, मोर उसकी देन ट्यूब। 80% ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जी। या फिर उसके ट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इश्यू हो। तो ओवुलेशन का ज़्यादातर सेगमेंट सामने आ रहा होता है। उनमें जैसे आप एलएच, एफएसएच, खास तौर पे एफएसएच जो ओवेरियन रिज़र्व को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कुछ हार्मोन, एस्ट्रोजन है, एफएसएच है और एएमएच है। ये 3 जो मेन टेस्ट हैं, जो आप फॉलिकुलर फेज़ में आप कराते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनके ओवरी का रिज़र्व कैसा है, और इनसे हम डिग आउट कर सकते हैं कि इस ओवरी से हम अंडे की प्रोडक्शन ले सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इनिशियल फीमेल में तो आप रिप्रोडक्टिव टेस्ट फॉलिकुलर फेज़ में परफ़ॉर्म करने के बाद, फिर आप देखते हैं कि अगर ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है, तो फिर अब बंदा सोचता है नेक्स्ट स्टेप में इनमें क्या-क्या चेंजेज़ हैं? ख़ास तौर पे जो एफएसएच है, जैसे वैल्यू 10 है तो इनिशियल डिस्टर्बिंग की तरफ जा रहा है। अगर 30 है तो फिर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हम ऑलमोस्ट लेवल कर लेते होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे फीमेल में एज भी बहुत मैटर करती है। अगर 35 प्लस में है, तो फिर वो एक रिप्रोडक्टिव एज बड़ी एक रिस्की हो जाती है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने डिग आउट करना होता है कि इसका मसला ओवरी के अंदर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हार्मोनल चेंजेज़ हैं, लाइक मसलन प्रोलैक्टिन बड़ा होता है, जैसे गैलेक्टोरिया के साथ कुछ मरीज़ प्रेज़ेंट कर रहे जी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये छाती से दूध आ रहा है जी हमारा, अगर प्रेग्नेंट भी नहीं है और फीडिंग भी नहीं करा रही, उसकी कंप्लेंट के साथ प्रेज़ेंट होते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जी हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल हो गए हैं जी, वो मेल पैटर्न टाइप, उनमें एलएच लेवल ओलेरिया। बढ़ा हुआ होता है पीसीओएस में हाँ, पेशेंट्स में। उनमें फिर हम साथ देखते हैं कि एंड्रोजन लेवल लाइक टेस्टोस्टेरोन, फिर हमें देखना पड़ता है कि उनके लेवल्स तो नहीं बढ़े बिल्कुल। हुए, जिनकी वजह से, और फिर हम ऑनसेट ऑफ सिम्पटम पे भी डिपेंड करता है। तो वो जो हिर्सुटिज़म जो एक्स्ट्रा बॉल हैं, वो बहुत जल्दी से आना शुरू हो गए 6 से 8 महीने में, या फिर कह लें कि 2-3 साल से चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिग आउट करते हैं कि वो जो एंड्रोजन की मिकदार बढ़ रही है, वो ओवरी की तरफ से है या फिर एड्रिनल की तरफ से है। उसके अकॉर्डिंग उसको भी हम डिग आउट कर रहे होते हैं। कुछ कॉजेज़ होती हैं कि जैसे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़े हुए हों, तो उन पेशेंट्स में हम वर्कअप में देख रहे होते हैं कि ये जो प्राइमरी एमेनोरिया है या फिर प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है या सेकेंडरी है। कुछ पिट्यूटरी कॉजेज़ भी हैं। कुछ ख़वातीन आप जैसे आप देखती होंगी कि यंग लेडी जो कि एनोरेक्सिक होती हैं, जो कि खुद से डाइटिंग कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा। जी डाइटिंग जो बिल्कुल। अपनी बीएमआई 18 से कम वाले कह लें, या कुछ एथलीट्स हैं बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर की ग्रोथ का मसला हो रहा होता है कि उनकी चेस्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, और दूसरा कह लें कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हो रहे। उन पेशेंट में हम डिग आउट करते हैं, वो फिर कुछ हद तक फंक्शनल कॉजेज़ को भी हम देखते हैं। वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे हार्मोन की प्रॉपर एक्सिस काम नहीं कर रही होती। और कुछ पेशेंट्स में कह लें कि ऊपर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के एरिया में कोई मसला हो, तो फिर हम एमआरआई को भी टेस्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल को भी देखते हैं। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल बजाय, पेशेंट घबरा जाता है कि जी डॉक्टर साहब ने तो ये हार्मोन्स के बड़े-बड़े टेस्ट करवा दिए। और बाज़ औक़ात जो हार्मोनल प्रोफाइल होती है, इनमें रिपीट का भी कराना पड़ता है। अभी एक दफ़ा ठीक नहीं आया तो एक दफ़ा रिपीट करके देख लें, जैसे थायराइड वालों बिल्कुल। में। तो और ये ये कि बात मेल आप में भी तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है ना, अगर उसकी रिपोर्ट में, सीमन बिल्कुल, की रिपोर्ट हाँ, में कुछ वीकनेस आ रही है, बिल्कुल। तो मेल में हम हम
मेल की टेस्ट हाँ कोई नहीं करवाता, हालांकि ये भी तो जरूरी है कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है मेल की रिपोर्ट में सीमन की, तो आप आपने क्या अक्सर कहते हैं देखा टेस्ट होगा करवाने कि चाहिए हार्मोन के मेल इनफर्टिलिटी में? बिल्कुल बिल्कुल कराना चाहिए। एक तो मेल में मैं बताना चाहूंगा कि सीमन का टेस्ट तो एक कॉमन है, जो कि सोचा जाता है कि मेल फैक्टर को रूल आउट कर लें हम। अगर उसका एफएसएच नॉर्मल है, ओवुलेटरी साइकिल ठीक है, फिर हम पहले सोचते हैं कि हम इन्वेसिव ट्यूबल या दूसरे वर्कअप की बजाय पहले हम मेल फैक्टर को भी रूल आउट कर लें। तो उसमें एक तो सीमन एनालिसिस वेल एंड गुड, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका एग्जामिनेशन। मेल के अंदर अलामात क्या हैं, उसको लॉस ऑफ लिबिडो तो नहीं है, सेक्सुअल डिजायर ही ना हो उसमें। दूसरा कि कुछ जी उसमें बात इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि वो प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर रहे होते जो कि रिकमेंडेड है। मियाँ बीवी का जो अजवाजी ताल्लुक नहीं इस्तवार हो रहा होता, मेल में कोई मसला है, तो सीमन एनालिसिस बाद की बात है, हिस्ट्री पहले इंपॉर्टेंट है। अगर उस मेल में शुगर पुराना मसला चल रहा है, उसकी वजह से कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक जो हम अक्सर देखते हैं कि एक तो उनका एग्जामिनेशन भी जरूरी है, नॉर्मल हाइट तो नहीं है, जैसे कैरियोटाइपिंग करा के हम देख रहे होते हैं कि क्लाइनफेल्टर के जिनकी टेस्टिकुलर बिल्कुल। एट्रोफी हो रही होती है। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा कि वालदैन बच्चों को प्यूबर्टी को फीमेल हो या मेल हो, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, उनके जहन में होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन बच्चों की करनी चाहिए कि हमारे बच्चे की ग्रोथ, हाइट कैसे बढ़ रही है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर की दाढ़ी मूछें बच्चों में कैसे आएंगी, और जो प्यूबर्टी का मेल में साइन है वो टेस्टिकुलर वॉल्यूम है, उसका जी एग्जामिनेशन पे नजर रखनी चाहिए। क्या उसके बच्चे के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं उसमें नफ्स का साइज है, टेस्टिस का वॉल्यूम है, ये सारी चीजें क्या एप्रोप्रिएट हाइट के साथ मूव कर रही हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात अनडिसेंट टेस्टिस होते हैं और हम देखते हैं कि जी अडल्ट में जाके शर्म के मारे कोई बता नहीं रहा होता। तो जी वालिदैन बिल्कुल। को बच्चों के इस सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन भी करनी चाहिए, उसका एग्जामिन भी करना चाहिए। और मेल में ये कॉमन काज है, कुछ बच्चों को मम्प्स निकलते हैं, उनके साथ आर्काइटिस हो जाता है, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन कह लें, इन्फेक्शन कह लें, उससे भी अगर डैमेज हो जाते हैं, टेस्टिस की वॉल्यूम कम पड़ जाता है, या फिर कुछ जी जो कैरियोटाइपिंग में बता रहे हैं जेनेटिक काजेज हैं, वो तो एग्जामिनेशन में पिक हो जाती हैं। तो इनमें भी जो टेस्ट आप कह रही हैं, हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कराना चाहिए, जिनमें लॉस ऑफ ठीक है। लिबिडो हो और जिनके अंदर डिजायर कम हो, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उनके फीचर भी हों, जैसे कि शेविंग फ्रीक्वेंसी कम हो मेल में, जी उसके जो एंड्रोजन के लाइक दाढ़ी मूछें प्रॉपर नहीं आई हुई, उनमें हम जी देखते हैं एंड्रोजन लेवल करा के भी देखते हैं, और वो फास्टिंग में कराया जाता है। और उसके साथ साथ हम एफएसएच कराते हैं, मेल में भी एलएच एफएसएच बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो बड़े हुए हैं तो फिर हम टेस्टिकुलर एरिया की वजह ढूंढते हैं कि टेस्टिस में कोई मम्प्स की वजह से कोई मसला तो नहीं हुआ। अच्छा, कुछ पेशेंट, किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है टेस्टिस का, कोई गिल्टी रसोली सी आ जाती है, तो रिकमेंडेड ये होता है कि हम अगर उसका टेस्टिकुलर वॉल्यूम शुरू में ठीक है, तो कीमो या रेडियोथेरेपी कराने से पहले उसे जो है ना स्पर्म सेव कर लेने चाहिए। जैसे फीमेल में एग की हम सेफ्टी वो कराते हैं। तो इस तरह की उनकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, और वजह भी ढूँढनी चाहिए कि बाज़ बात कुछ पेशेंट्स अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं। फीमेल में, मेल में, दोनों में स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपोगोनाडिज़्म की तरफ। और कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कुछ बॉडी बिल्डर मेल में ज़्यादातर कॉमन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उससे भी पिट्यूटरी एक्सिस सप्रेस हो जाती है। अगर एफएसएच प्रॉपर ना हो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होती और स्पर्म प्रॉपर नहीं बन रहा होता। और कुछ पेशेंट में जैसे ब्रोंकियोटेसिस के हैं, कुछ खांसी बलगम शुरू से चाइल्डहुड से चली आ रही होती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की केसेस हैं, बिल्कुल उनमें ऐसे। उनमें वास डेफरेंस एब्सेंट होता है। होता ये है कि उन्हें एजोस्पर्मिया होता है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल होता है, उधर से हम काउंट कराते हैं तो एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया मीन्स कि काउंट कम है। फिर हम उसमें असेस करते हैं कि एग्जामिनेशन करके कहीं वास डेफरेंस ऑब्स्ट्रक्टिव काज तो नहीं है कि टेस्टिस की मूवमेंट में मसला हो, रास्ता ही नहीं है उनका। तो हम्म, सीमन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 39 मिलियन जो डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया है कि 39 मिलियन का स्पर्म का काउंट प्रॉपर होना ज़रूरी है, और उसमें स्पर्मेटोज़ोआ 15 मिलियन से ज़्यादा हो। अगर 15 मिलियन से कम है तो फिर हम उसे एज़ोस्पर्मिया की तरफ, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और ओलिगोस्पर्मिया एंड देन एज़ोस्पर्मिया। जी कोई स्पर्म नहीं आ रहा तो फिर एज़ोस्पर्मिया, वो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव की काज़ में आ जाता है। बिल्कुल।
मेल में भी इन फैक्टर्स का टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कह लें, कुछ ड्रग की हिस्ट्री कह लें और कुछ हैपोगोनाडिज्म की जो फीचर, कुछ लोगों को ब्रेन में ट्यूमर होता है और वो ट्यूमर जो है ना, कह लें कि ब्रेन पिट्यूटरी एक्सेस को सप्रेस कर रहा होता है, तो उससे हैपोपिट्यूटरिज्म के साथ-साथ उनको भी हैपोगोनाडिज्म के साइन आ रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को जेनेटिकली जैसे कॉलमैन सिंड्रोम में हाइट ज़्यादा होगी, सेंस ऑफ जी स्मेल का मसला होगा और उनमें भी ये हैपोगोनाडिज्म के फीचर अगर आ रहे हों, तो वो ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस वाली काबिल इलाज हैं। और जो जेनेटिक वाली है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है और उनमें भी कुछ हद तक ट्रायल अभी चल भी रहे हैं, कुछ हद तक कोशिश की जाती है कि जैसे क्लाइनफिल्टर में शुरू से अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म रिट्राइव करके सेव कर लें, क्योंकि बाद में तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ नहीं जाना होता उसने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।